चैप्टर नंबर 6 खेल शारीरिक क्रिया एवं रचना विज्ञान एक्सरसाइजेज फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसमें बहुत सारा टॉपिक है। एक एक टॉपिक को अलग अलग करके पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट में। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं खेल शारीरिक क्रिया एवं रचना विज्ञान एक्सरसाइजेज फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के विषय में। याद रहे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है तो एक एक पार्ट करके इसको अपलोड करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शरीर की रचना तथा मानव के शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों के आधारभूत ढांचे तथा उसकी रचना संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। शरीर रचना को अंग्रेजी में एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है, जो ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ है काटना। क्योंकि शरीर संरचना का सबसे पहला ज्ञान काटे गए अंगों से प्राप्त हुआ था, मानव शरीर रचना विज्ञान में शरीर के विभिन्न भागों के तंत्रों की रचना का अध्ययन किया जाता है। इन तंत्रों में कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, कोशिका, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि आदि आते हैं। शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत निम्न शाखाएं भी आती हैं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है। सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। स्थूल शरीर रचना विज्ञान, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। सतही शरीर रचना विज्ञान, जिसे सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। क्षेत्रीय शरीर रचना विज्ञान, रीजनल एनाटॉमी। व्यवहारिक शरीर रचना विज्ञान, अप्लाइड एनाटॉमी। तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान, कंपैरेटिव एनाटॉमी। संस्थानिक शरीर रचना विज्ञान, सिस्टमैटिक एनाटॉमी। क्रियात्मक शरीर रचना विज्ञान, फंक्शनल एनाटॉमी। टोपोग्राफिक एनाटॉमी। विकृतिजन्य शरीर रचना विज्ञान, रेडियोलॉजिकल शरीर रचना विज्ञान। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशी का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत गुर्दे का अध्ययन किया जाता है, मतलब किडनी का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी का मतलब हृदय का अध्ययन करना। क्रेनोलॉजी का मतलब मस्तिष्क का अध्ययन करना। ऑर्थोलॉजी का मतलब संधियों का अध्ययन करना। हिस्टियोलॉजी का मतलब ऊतक का अध्ययन करना। ऑस्टियोलॉजी का मतलब हड्डियों का अध्ययन करना। सेरोलॉजी मतलब रक्त का सीरम, मतलब कि प्लाज्मा का अध्ययन करना। क्रायोलॉजी मतलब केंद्रक का अध्ययन करना। तंत्रिका विज्ञान, इसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र या नाड़ी संस्थान का अध्ययन किया जाता है। वाहिका विज्ञान, इसके अंतर्गत रक्त वाहिनियों की रचना का अध्ययन किया जाता है। आकृति विज्ञान, इसके अंतर्गत शरीर के किसी भाग अथवा अंग की बाह्य रूपरेखा का अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर यह समझिए कि शरीर रचना विज्ञान एक चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शरीर की रचना तथा मानव के शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है। अब आइए पढ़ते हैं शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में। शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शरीर में संपन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान मानव शरीर के विभिन्न अंगों व तंत्रों के संचालन का अध्ययन करता है। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि शरीर की क्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जिस प्रकार हमारे ऊतक कोशिकाओं तथा कोशिकाओं के भीतर अणु कैसे कार्य करते हैं तथा हमारे
भीतरी पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए इन सभी प्रक्रियाओं को कैसे इकट्ठा रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर में भोजन के पाचन में हार्मोन की क्रिया तथा पेट, जिगर तथा पैनक्रियाज से बनने वाले रसायन का अध्ययन आदि इसमें आते हैं। किस प्रकार मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तथा फैलती हैं, उनमें क्या रासायनिक प्रक्रिया होती है। श्वसन तंत्र में किस प्रकार फेफड़ों मानव शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से पहुंचाते हैं। किस प्रकार मानव शरीर में हृदय विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाता है आदि विभिन्न शारीरिक अंगों की क्रियाओं का अध्ययन इस विज्ञान में किया जाता है। तो अंतर स्पष्ट है कि शरीर रचना विज्ञान में शरीर की रचना और मानव शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है और शरीर क्रिया विज्ञान में शरीर में होने वाले जितने भी क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। आइए अब डिफिनीशन के माध्यम से शरीर क्रिया विज्ञान को समझने का प्रयास करें। डिफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी। शरीर क्रिया विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित प्राणी के सामान्य कार्यों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन करने के पश्चात जो कार्य किया जाता है उस कार्य का मानव शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है उसे क्रिया विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। शरीर के कार्य करने की प्रणाली को क्रिया विज्ञान कहते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में व्यायाम क्रिया विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। व्यायाम क्रिया विज्ञान से तात्पर्य व्यायाम के दौरान शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं में होने वाले अनुरूप परिवर्तन के अध्ययन से है। आइए अब पढ़ते हैं शरीर रचना विज्ञान से संबंधित कुछ शब्द के बारे में। जैसे कि यहाँ आप दो पिक्चर देख रहे होंगे। एक, एनाटॉमिकल स्थिति, मनुष्य की खड़ी स्थिति, दोनों बाह लटकी हुई, दोनों हाथों की उंगलियां सामने की ओर, सिर तना हुआ, कंधे खींचे हुए, सीना तना हुआ और आंखें सामने की ओर, जैसा कि ये फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है। इसी को बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। दूसरा, पूर्ण शरीर के एनाटॉमिकल स्थिति में सामने और पीछे की स्थिति क्या क्या हो सकता है यह समझिए। आगे के स्थिति, जो आगे से आपको जो भी दिख रहा है उसे अग्रवर्ती एंटीरियर कहते हैं। शरीर के सामने की सतह, मुंह और सीना की तरफ का सतह वाला भाग जो आपको सामने से दिख रहा है वो एंटीरियर पार्ट हो गया एनाटॉमिकल कंडीशन में। और वही एनाटॉमिकल कंडीशन में पीछे वाला भाग जो हो गया उसे पोस्टीरियर कहते हैं, पश्चवर्ती भाग। तीसरा, अब तीसरे में समझिए हाथ के लिए क्या क्या स्थिति है। अभी जो हाथ का स्थिति दिख रहा है उसमें पामर बोलते हैं करतल। हाथ के हथेली के सामने की ओर का भाग, अग्रवर्ती भाग को बोलेंगे पामर और ठीक उसके पीछे वाले भाग को बोलेंगे डोर्सल, अभिपृष्ठ। हाथ के हथेली के पीछे के भाग को पश्चवर्ती भाग बोलेंगे। देखिए इस एनाटॉमिकल कंडीशन में जो हाथ का यह हिस्सा है उसको कहेंगे पामर और पीछे वाले को डोर्सल बोलेंगे। 4, पैर की स्थिति क्या होगा। पैर का स्थिति यहाँ पर समझ लीजिए, उसी चित्र को याद कीजिए। अब पैर का स्थिति में जो प्लांटर हो गया, आप जैसे खड़े हैं तो नीचे पैर के तालू का भाग जो हो गया वो प्लांटर हो गया, ठीक उसके ऊपर का भाग डोर्सल हो गया। ठीक ऊपर वाला डोर्सल हो गया, एक प्लांटर दूसरा डोर्सल। उसी में हाथ का जब स्थिति था, हाथ के स्थिति में पामर और डोर्सल था और पैर की स्थिति में प्लांटर और डोर्सल है। अच्छा, यहाँ नोट में दिए हुआ है शरीर के बाहर वाले भाग के लिए अग्रवर्ती एंटीरियर और पश्चवर्ती के लिए पोस्टीरियर नामक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि शरीर के भीतरी अंगों के लिए इनके ही पर्यायवाची शब्द क्रमशः
वेंट्रल तथा डोर्सल का प्रयोग किया जाता है। जैसे एंटीरियर जो आगे वाला भाग है, ठीक उसके अंदर अगर शरीर के अंदर से हाथ लगा के सटा के देखा जाए तो वो हो गया वेंट्रल, और पोस्टीरियर पीछे वाले भाग का जो अंदरूनी हिस्सा हो गया उसे बोलेंगे डोर्सल। तो इसको ऐसे याद रखिए, एंटीरियर का अंदर वाला भाग वेंट्रल और पोस्टीरियर का अंदर वाला भाग डोर्सल। 5, शरीर के अंदर की स्थिति के लिए अब देखिए वही चीज आपको यहाँ बताएगा। वेंट्रल जैसे हृदय स्टर्नम छाती की हड्डी के पीछे स्थित होता है, इसे वेंट्रल बोलते हैं। यहाँ स्टर्नम वेंट्रल होता है और हृदय स्टर्नम के पृष्ठीय डोर्सल होता है। पीठ जो हो गया, पीठ के अंदर वाला भाग जो हो गया उसे डोर्सल कहेंगे। कुल मिला के ऐसे याद रखिए, एंटीरियर का सटा हुआ पीछे वाला भाग हो गया वेंट्रल और पोस्टीरियर का पीछे वाला भाग हो गया डोर्सल। 6, शारीरिक अंग धड़ के ऊपर या नीचे की स्थिति को इंगित करने के लिए अब किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ शब्द है सुपीरियर इन्फीरियर। शरीर के ऊपरी भाग सिर से हृदय के तरफ रक्त लेकर आने वाली महाशिरा को ऊर्ध्व महाशिरा सुपीरियर वेना केवा कहा जाता है। और वहीं इन्फीरियर में शरीर के निचले भाग पैरों की ओर से रक्त हृदय की तरफ लाने वाली महाशिरा को इन्फीरियर वेना केवा कहा जाता है। 7, किसी भुजा, बांह या पैर के मूल अथवा किसी बिंदु के पास स्थित किसी रचना के लिए शब्द का इस्तेमाल होता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। दो शब्द का इस्तेमाल होता है, एक प्रॉक्सिमल दूसरा डिस्टल। तो यहाँ चित्र में आप देख लीजिए कि प्रॉक्सिमल हाथ के ऊपर वाले भाग में किनारे किसी बिंदु से कहा जाता है, ऊपर के हिस्से में प्रॉक्सिमल, और वही हाथ का जो दूरस्थ भाग होगा नीचे का क्षेत्र उसे डिस्टल कहा जाएगा। 8, किसी रचना की शरीर के सतह से दूरी के आधार पर दो शब्द का इस्तेमाल होता है सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल में क्या होता है कि शरीर की सतह के पास वाले अंग को सुपरफिशियल कहते हैं और डीप शरीर की सतह से दूर के हिस्से को कहते हैं। 9, मीडियल प्लेन शरीर के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा होती है जो शरीर को ऊपर से नीचे दाएं और बाएं दो भागों में बांटती है। कोई अंग मध्य में होता है तो उसे मध्यवर्ती तल में कहा जाता है, जैसे हृदय दोनों फेफड़ों के मध्यवर्ती में होता है। लैटरल 10, लैटरल प्लेन किसे कहते हैं? शरीर के दाएं और बाएं की तरफ पार्श्विक तल कहलाएगा। लैटरल प्लेन शरीर के दाएं और बाएं की तरफ पार्श्विक प्लेन लैटरल प्लेन कहते हैं। अच्छा, 11, इंफीरियर और सुपीरियर, इसको तो पढ़े हैं, फिर से पढ़ लीजिए। दो हड्डियों के जोड़ का निचला भाग जैसे इंफीरियर टिबिया फ्यूबुलर ज्वाइंट, सुपीरियर दो हड्डियों के जोड़ के ऊपरी भाग जैसे सुपीरियर टिबिया फ्यूबुलर ज्वाइंट। 13, 14 एक साथ याद करें। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को बाइलैटरल भी कहते हैं, एसिमेट्रिकल को यूनिलैटरल भी बोलते हैं। बाइलैटरल सिमेट्रिकल एक हो गया। तो सिमेट्रिकल में कहते हैं कि शरीर के जो अंग दाएं और बाएं दोनों ओर समान रूप से होते हैं उन्हें सममित कहते हैं, जैसे दायां और बायां कान, दायां और बायां आँख, दायां और बायां किडनी। मतलब कि यह जो अंग होता है शरीर के दो तरफ होता है, दाएं तरफ भी या बाएं तरफ भी, इसीलिए उसे सिमेट्रिकल या बाइलैटरल कहते हैं।
एसिमेट्रिकल ठीक उसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब कि शरीर के कुछ अंग असीमित होते हैं, जिसमें अंग शरीर के एक ही तरफ दाएं या बाएं किसी एक ही तरफ स्थित होता है, जैसे कि स्प्लीन, लीवर। एक बार इस पिक्चर को देखकर पूरा रिवाइज कर लीजिए और इस पिक्चर को देखकर एक बार जितना भी वर्ड्स है उसको रिवाइज कर लीजिए। आइए अब आगे पढ़ते हैं सेल के विषय में। सेल, कोशिका, मतलब मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है उसको सेल कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं कोशिका की संरचना व क्रिया। कोशिका के जीवन की आधारभूत इकाई को सेल कहते हैं। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे हम सीधे आंखों से नहीं देख सकते, केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में की थी। कोशिका के केंद्र बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में किया था। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका संरचना के भिन्न रूप तथा आकार होते हैं। कोशिका संरचना के भिन्न रूप तथा आकार होते हैं। इनके आकार तथा रूप शरीर की आवश्यकता तथा उनके कार्य के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए मांसपेशियों की कोशिकाएं कार्य करते समय सिकुड़ती हैं तथा फैलती हैं। तंत्रिका की कोशिका लंबी होती है क्योंकि यह समस्त शरीर तक संदेश पहुंचाती है। साइटिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यह तंत्रिका कोशिका होती है। साइटिका तंत्रिका कोशिका होती है। चमड़ी, स्किन, चमड़ी की कोशिकाएं काफ़ी चौड़ी होती हैं, जो शरीर की सुरक्षा के लिए कवच का कार्य करती हैं, क्योंकि उसका चौड़ा आकार शरीर के एक बड़े भाग को ढकने में सहायक होता है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक सेल, दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यह आकार में बड़ी होती है। इसमें केंद्रक होता है। एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। कोशिका के विभाजन में माइटोसिस और मायोसिस प्रक्रिया होती है। कोशिका को चारों तरफ से घेरे रखने वाली कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन होती है, यह कोशिका जीव जंतु में पाई जाती है। यूकैरियोटिक, यह कोशिका जीव जंतु में पाई जाती है। यहाँ याद ऐसे रखिए, यू आपसे मतलब हम सभी के विषय में कहा जाता है यूकैरियोटिक। आप एक यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण हैं। कोई भी जीव जो जीवित है, खासकर जीव जंतु, मानव। प्रोकैरियोटिक, यह आकार में छोटी होती है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, एक गुणसूत्र का होता है। कोशिका के पुनः बनने में माइटोसिस प्रक्रिया नहीं होती। इसमें कोशिका को चारों तरफ से घेरे रखने वाली सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। यह कोशिका पेड़ पौधे में पाई जाती है। कोशिका के मूल घटक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कोशिका के अंदर मूल घटक पाए जाते हैं, आइए उनको एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के चारों तरफ से घेरे रखने वाली कोशिका झिल्ली होती है। इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। यह कोशिका के भीतरी पदार्थों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। यह कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करती है। यह अणुओं को अपने भीतर समाहित करती है तथा उन्हें बाहर भी निकालती है। यह एक व्यक्ति की कोशिकाओं को दूसरे व्यक्ति की कोशिकाओं से अंतर स्पष्ट करती है। यह जैव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के रासायनिक संकलन को बनाए रखता है।
अब देखिए दूसरा है जैव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। यह रंगहीन पदार्थ होता है जो कोशिका के जैविक भागों को बनाता है। यह कोशिका झिल्ली के अंदर स्थित रहता है। कहने का तात्पर्य जो कुछ भी कोशिका झिल्ली के अंदर रहता है वह जैव द्रव्य कहलाता है। जैव द्रव्य में केंद्रक, कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोकॉन्ड्रिया आदि समाहित रहते हैं। यह विशेष प्रकार का चिपचिपा द्रव्य होता है जिसमें 60 से 90% तक जल होता है। इसी से पूरी कोशिका का निर्माण होता है। यह जीवित पदार्थों तथा हजारों जीवाणुओं का जटिल संगठनात्मक ढांचा होता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही सब कुछ रहते हैं। अब एक और बात यहाँ समझिए कि प्रोटोप्लाज्म संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, एक अकार्बनिक, दूसरा कार्बनिक। अकार्बनिक इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम आदि खनिज लवणों का समावेश रहता है। अकार्बनिक में कार्बनिक इसमें यौगिक पदार्थ रहते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाटर, कार्बन्स। जैव द्रव्य में पेप्सिन, ट्रिप्सिन और विटामिन ए, बी, सी, डी आदि भी पाए जाते हैं। आइए अब पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य में रहता है। कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य में रहता है। कहने का तात्पर्य जो कुछ भी कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर रहता है वह कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य में माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी यंत्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि समाहित रहते हैं। बहुत सारे तत्व समाहित रहते हैं। इन तत्वों का विवरण निम्नलिखित है। आइए अब पढ़ते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में। जैसा कि आपने जाना ये सभी चीज़ जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया जैसे बहुत सारे तत्व हैं जो कि कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब माइक्रोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं ये समझिए। माइक्रोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह, एटीपी मिल, बायोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट, पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में रिचर्ड ऑल्टमैन ने की और जिसे बायोब्लास्ट का नाम दिया। 1898 में कार्ल बेंडा ने इसे माइक्रोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। इसको मानव शरीर का विद्युत गृह या ऊर्जा गृह, पावर हाउस भी कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया सूक्ष्म आणविक थैलियाँ होती हैं जिसकी संरचना अनेक छोटी छोटी छड़ समान रॉड जैसी आकृति से बनी होती है। इसमें कई श्वसन एंजाइम रहते हैं जो ऊर्जा के स्रोतों को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। इसलिए इसको शरीर का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस, बायोब्लास्ट, एटीपी मिल। कुछ इसके कार्य हैं उनके विषय में समझ लीजिए। माइक्रोकॉन्ड्रिया यह ऊर्जा पैदा करने का काम करता है। यह ऊर्जा पैदा करने का मुख्य केंद्र है। इसमें श्वसन एंजाइम समाहित रहते हैं जो ऊर्जा के स्रोतों को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने में मदद करते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को उनकी आवश्यकता अनुसार ऊर्जा के लिए कार्य करते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया में कैटाबॉलिज्म का कार्य होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में कैटाबॉलिज्म का कार्य होता है लेकिन अमीनो अम्ल के बनाने तथा वसा के चयापचय के साथ भी इसका संबंध रहता है। आइए पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी यंत्र को सबसे पहले 1897 में इटली के तंत्रिका तंत्र के वैज्ञानिक न्यूरोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी ने पहचाना तथा 1898 में इसे इन्हीं के नाम से गोल्जी बॉडी नाम दिया गया। गोल्जी यंत्र सभी कोशिकाओं के केंद्रक के पास चौड़ी झिल्लियों के भंडार के रूप में उपस्थित रहते हैं। यह एक सूक्ष्म नलिका के आकार की झिल्लीनुमा रचना होती है।
इसमें धागों के समान कई अति सूक्ष्म लघु कोश होते हैं। इन्हीं को हम गोल्जी यंत्र कहते हैं, जिसे माइक्रोस्कोप से अच्छी तरह से देखा जा सकता है। गोल्जी यंत्र की महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन का स्राव करना है। गोल्जी यंत्र का महत्वपूर्ण कार्य है प्रोटीन का स्राव करना। इसमें कई ग्लाइकोलाइजेशन एंजाइम होते हैं। जो ग्लाइकोजिन को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं और यह प्रोटीन गोल्जी यंत्र में गति करते हैं। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। यह कोशिका में उत्पन्न होने वाले प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों को संचालित करने का कार्य करता है। यह कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण का भी कार्य करता है। लाइसोसोम, यह यूकैरियोटिक सेल्स के कोशिका द्रव्य में रहता है, जिसमें ऐसे एंजाइम रहते हैं जो भक्षण का कार्य करते हैं। लाइसोसोम अम्लीय होता है। लाइसोसोम छोटी छोटी थैलियों के आकार के होते हैं, जिसके अंदर पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इनको कोशिका का पाचन बैग, डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन वसा केंद्रक अम्ल को पचाता है। इसके कार्य क्या हैं लाइसोसोम के? यह कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले बड़े कणों को पचाने तथा मृत कोशिका के अपघटन कार्य करने का करता है। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यह कोशिका को जीवाणुओं से बचाने का भी कार्य करता है। आइए पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम को सबसे पहले 1950 में रोम के कोशिका जीव वैज्ञानिक जॉर्ज एमिल पैलेड ने देखा। इस कारण पैलेड को 1974 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। राइबोसोम, प्रत्येक कोशिका में हजारों राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी खुरदरी सतह पर बिंदुओं के आकार की आकृति के रूप में रहते हैं। इसी कारण से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरे आकार की दिखाई देती है। राइबोसोम में आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम में आरएनए होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। कहने का तात्पर्य, इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि पैनक्रियाज अंगनाशय की कोशिकाएं जो पाचक रस का स्राव करती हैं, उनमें राइबोसोम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन, जिसका उत्पादन लैंगरहैंस की दीपिकाओं में होता है, उसमें भी राइबोसोम की अत्यधिक मात्रा होती है। आरएनए कोशिकाओं में एक प्रकार के अणु होते हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में जाकर सूचनाओं को संदेशवाहक के रूप में जाकर प्रोटीन को समझाते हैं। ऐसे सूचना प्रदान करने वाले राइबोसोम नामक संदेशवाहक को एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। ट्रांसफर आरएनए, छोटे छोटे आरएनए के अणु होते हैं जो अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाते हैं, जहां पर यह रासायनिक प्रक्रिया होने के बाद वे पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए अब पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। रेटिकुलम शब्द का अर्थ है एक नेटवर्क। रेटिकुलम शब्द का अर्थ है एक नेटवर्क जो केंद्रक झिल्ली की व्याख्या करता है। यह यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में रहता है तथा न्यूक्लियस, केंद्रक झिल्ली के संपर्क में रहता है। इस पर राइबोसोम चिपके रहते हैं, जिनके द्वारा प्रोटीन तथा वसा का संश्लेषण होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक दानेदार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक रफ होता है, दूसरा स्मूथ होता है। यह दोनों केंद्रक से चिपके रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऊपरी खुरदरे सतह पर बिंदुओं के आकार की
आकृति के रूप में राइबोसोम लगे रहते हैं। राइबोसोम केंद्रक से बाहर निकलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपक जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। दानेदार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम प्रोटीन तथा दूसरे पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं, जबकि चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा के कार्य को संचालित करता है। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम नहीं होते हैं। वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं, यह कोशिका में कक्ष के रूप में रहते हैं जिसमें जल भरा रहता है तथा इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक अणुओं के साथ एंजाइम रहते हैं। कभी कभी यह ठोस पदार्थ को निगल जाते हैं। यह छोटी छोटी थैलियों के समान संरचनाएं होती हैं। इन्हीं थैलियों को वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं कहते हैं। इसमें जल होता है तथा जल में घुलने वाले पदार्थ होते हैं। यह प्रोटोप्लाज्म जैव द्रव्य में जल की मात्रा पर नियंत्रण रखते हैं। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। इसके कार्य हैं कोशिका के आंतरिक और बाह्य दाब पर संतुलन बनाए रखना, कोशिका के अंदर के अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। सेंट्रोसोम, यह कोशिका के केंद्रक के पास रहते हैं जिसमें सेंट्रियोलस होते हैं। यह सेंट्रियोलस जोड़ों में रहते हैं तथा यह स्पिंडल तंतु का उत्पादन कर कोशिका के विभाजन में कार्य करते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका के विभाजन का कार्य करते हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक के बहुवचन को न्यूक्लियाई कहा जाता है। न्यूक्लियस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ गुठली या बीज होता है। यह यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली से घिरा हुआ भाग होता है। यह कोशिका द्रव्य से घिरा रहता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर यह कोशिका के मध्य में एक अंडाकार जैसी संरचना के रूप में दिखाई देता है। यह कोशिका के संपूर्ण कार्य को नियंत्रित करता है तथा कोशिका के पुनः उत्पत्ति के कार्य को भी संपादित करता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। माइक्रोस्कोप से देखने पर केंद्रक में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। अब देखिए केंद्रक के अंदर कौन कौन सा पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के चारों तरफ एक पारदर्शी झिल्ली होता है जिसका मुख्य कार्य केंद्रक द्रव्य को झिल्ली के अंदर का तरल द्रव्य जिसका मुख्य कार्य होता है केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों का आवागमन पर नियंत्रित रखना। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के चारों तरफ एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसका मुख्य कार्य केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखना होता है। मतलब क्राइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच का यह एक दीवार होता है केंद्रक झिल्ली। अब पढ़ते हैं केंद्रक द्रव्य के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जिसके अंदर बारीक धागों जैसी एक जाल रूपी संरचना दिखाई देती है जिसे हम क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। नई कोशिका के बनने के दौरान यह क्रोमैटिन जालिका लंबे सूत्रों में परिवर्तित हो जाती है। इन्हीं लंबे सूत्रों को क्रोमोसोम, गुणसूत्र कहते हैं। आइए अब क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं। क्रोमोसोम, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 मतलब कि 23 जोड़ा होता है जिसमें डीएनए तथा प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं जो अनुवांशिकता की मूल इकाई होती है। यह मनुष्य के अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। देखिए डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और यहाँ प्रोटीन का मतलब हो गया प्रोटीन राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। आइए अब पढ़ते हैं न्यूक्लियाई के बारे में। न्यूक्लियोलस का बहुवचन न्यूक्लियोलाई है।
यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे बड़ी संरचना न्यूक्लियोलाई की होती है। न्यूक्लियोलाई प्रोटीन के बने होते हैं और इन्हें राइबोसोम के संश्लेषण का कार्यस्थल कहा जाता है। यह ऐसे रूप हैं जो विशेष गुणसूत्र के कुछ स्थानों पर स्थित रहते हैं। यह राइबोसोम को बनाने में सहायक होते हैं जो आरएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं। कुल मिलाकर हमने सेल के विषय में पढ़ा, केंद्रक के बाहर और केंद्र के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उनके विषय में पढ़ा। अब आइए हम पढ़ते हैं टिश्यू के बारे में। ऊतक, टिश्यू कई कोशिकाओं से मिलकर ऊतकों का निर्माण होता है। उसी प्रकार एक ही प्रकार के कई ऊतकों से मिलकर मानव शरीर के अंगों का निर्माण होता है और कई अंग मिलकर तंत्रों का निर्माण करते हैं और कई तंत्र मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं। प्रत्येक ऊतक की अपनी एक निश्चित संरचना और निश्चित कार्य होता है। प्रत्येक ऊतक का अपना एक निश्चित संरचना और निश्चित कार्य होता है। जैसे एपिथेलियल ऊतक जो शरीर की बाहरी सतह, त्वचा, खोखले अंगों जैसे अमाशय, रक्तवाहिनी आदि की बाहरी सतह एपिथेलियल ऊतक कहलाती है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि एक ही आकार तथा एक ही प्रकार का कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक किसको कहा जाता है? एक ही आकार तथा एक ही प्रकार का कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूहों को ऊतक कहा जाता है। मानव शरीर में मुख्य रूप से 6 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू। आइए अब सबसे पहले पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के विषय में। यह विभिन्न आकार की कोशिकाओं से बनने वाला ऊतक होता है जो शरीर के अंगों की सतह जैसे त्वचा तथा अंदरूनी खोखले अंग जैसे आमाशय, विभिन्न गुहाएं, विभिन्न नलियां, रक्तवाहिनियां आदि में पाया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है यह विभिन्न आकार की कोशिकाओं से बनने वाला ऊतक होता है जो शरीर के अंगों की सतह जैसे त्वचा, यह जो होता है अंगों की सतह जैसे त्वचा तथा अंदरूनी खोखले अंग के पास यह एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। यह एक पतली झिल्ली होती है और इस झिल्ली के नीचे और उस अंग के बीच में एक पतली सी झिल्ली और रहती है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इस एपिथेलियल ऊतक को 2 भाग में बांटा गया है। एक तो हो गया आपका सिंपल एपिथेलियल, दूसरा हो गया कंपाउंड एपिथेलियम। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियल के विषय में। सरल उपकला, इसमें कोशिकाओं की केवल एक परत होती है। यह सामान्यतः अवशोषी होते हैं। यह स्रावी या बहने वाली सतहों पर पाए जाते हैं, परंतु यह ऐसी किसी सतह पर नहीं पाई जाती जिस पर दबाव पड़ता है। जो ऊतक जितना अधिक क्रियाशील होगा उसकी लंबाई भी उतनी ही अधिक होगी। सरल उपकला 4 प्रकार की होती है जिसके नाम कोशिकाओं के आकार के अनुसार है, जो कि यहाँ दिए हुआ है क्रमशः स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइड एपिथेलियम, कॉल्यूमर एपिथेलियल और सिलिएटेड एपिथेलियम। आइए पहले स्क्वैमस एपिथेलियम के विषय में पढ़ते हैं। ए, स्क्वैमस एपिथेलियल, यह चपटी कोशिकाओं की केवल एक परत से बनी होती है। देखने में पपड़ी के आकार जो शरीर के अंग पर ऐसे सटी होती है जैसे फर्श पर टाइल। इनसे बहुत ही चिकनी झिल्लियों का निर्माण होता है। यह शरीर के विभिन्न निम्नलिखित जगह पर पाई जाती है जैसे कि एल्वोली, ब्लड सेल, लिम्फेटिक्स। दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियल, यह घनाभकार आकार की कोशिकाओं की परत से बनी होती है जो लंबी व चौड़ाई से बराबर होती है। लंबाई और चौड़ाई में बराबर होती है।
क्यूबॉइडियल एपिथेलियल। यह निम्न प्रकार के शारीरिक अंगों में पाई जाती है, जैसे कि यह पाया जाता है आपको किडनी के नलिकाओं में, दूसरा सूक्ष्म श्वास नलिका ब्रोंकाइज में, और कुछ ग्रंथियों में भी पाया जाता है जैसे लाल ग्रंथि में। कॉल्यूमिनर एपिथेलियल, यह ऊंचाई में चौड़ाई से अधिक होता है, यह ऊंचाई में चौड़ाई से अधिक होता है, जैसे बड़ी आंत की भीतरी दीवारें, अंतःस्रावी ग्रंथियों की दीवारें, पित्त की थैली, श्वास नली। चौथा सिलिएटेड एपिथेलियम रोमक कला, यह उपकला भी स्तंभाकार होती है, सिर्फ अंतर यह है कि इनकी ऊपरी सतह पर बाल के समान रचनाएं पाई जाती हैं। इन बालों वाली रचनाओं को सीलिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए श्वास नली की भीतरी दीवारें, डिम्ड वाहिनी की भीतरी परत। आपने पढ़ा सिंपल एपिथेलियल, अब पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। देखिए, यह कोशिकाओं की एक से अधिक परतों का बना होता है। इसका मुख्य कार्य अपने नीचे स्थित रचनाओं की रक्षा करना होता है। यह दो प्रकार का होता है, एक हो गया आपका स्ट्रैटिफाइड और दूसरा हो गया ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सबसे पहले यह पढ़ने से पहले यह समझिए कि सिंपल एपिथेलियम जो है सिर्फ और सिर्फ कोशिकाओं की एक ही परत से बना हुआ है, और यहाँ कंपाउंड एपिथेलियम कोशिकाओं के एक से अधिक परतों का बना हुआ है। यही अंतर है, इन दोनों को याद रखिए। आइए अब सबसे पहले पढ़िए स्ट्रैटिफाइड। यह 3 से 4 परतों का बना होता है। इनको नमी मॉइस्चर के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, सूखे और गीले। कॉर्निफाइड सूखे जैसे स्किन, नाखून, बाल। नॉन कॉर्निफाइड नम, आंखें, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसोफेगनस, कंजक्टिवा। दूसरा हो गया ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का दो भागों में बांटा गया है, एक स्ट्रैटिफाइड, दूसरा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जिनका आकार क्षणिक हो और वह कुछ समय बाद अपना आकार बढ़ा लेते हो, इसलिए इनका आकार नाशपाती के आकार का रहता है। उदाहरण के तौर पे मूत्राशय या किडनी का पेल्विस भाग, मूत्र नली या गुर्दीय नली। अब यहाँ पर कुल मिला के टिश्यू के विषय में समझिए कि टिश्यू को 6 भागों में बताया गया है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू। जब आप एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं तो एपिथेलियल टिश्यू को दो प्रकार से बांटा गया, एक सिंपल एपिथेलियल, दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। याद इस प्रकार से रखना है, जैसे कि आप मान के चलिए यहाँ पर सिंपल एपिथेलियम में जितना भी उदाहरण दिखाया गया है, जैसे कि एल्वेओली, ब्लड सेल, लिम्फेटिक, ट्यूबस, ब्रोंकाई, लार ग्रंथि, ये सब जितना भी दिखाया गया है, जिनका भी नाम बताया गया है, स्किन, नाखून, बाल, आँख, फेरिंग्स, लैरिंग्स, यह सभी इसके ऊपरी भाग जो बना हुआ है वह बना हुआ है एपिथेलियल टिश्यू का। इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है, आसान सा तरीका है याद रखने का कि जितना भी यहाँ नाम दिए हुआ है अंग का, उसको याद रखिए और बस उसमें जोड़ दीजिए कि यह बना हुआ है एपिथेलियल का। कम से कम इतना याद रखिए। आइए दूसरा पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। यह ऐसे ऊतक होते हैं जो शरीर के विभिन्न रचनाओं या अंगों को आपस में बांधकर रखते हैं, उन्हें पोषण व सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी कोशिका बहुत अधिक चिपकी हुई नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है। यह ऊतक मुलायम जेली के समान होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो हैं संयोजी ऊतक, यह 8 प्रकार के होते हैं। अब यह 8 प्रकार कौन कौन से हैं एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले एरियोलर ऊतक। यह संयोजी ऊतक अन्य ऊतकों को जोड़ने तथा उन्हें सहारा देने वाले शरीर के प्रत्येक भाग में पाया जाता है, जैसे त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच में,
पाचक नली आदि में पाए जाते हैं। पेशियों, मांसपेशियों, रक्तवाहिनियों, तंत्रिकाओं को आपस में बांधे रखने और उन्हें अपने स्थान पर स्थित रखने के लिए यह ऊतक कार्य करता है। एरियोलर एडिपोज ऊतक, इसमें वसा की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आँखों की पलकों और पुरुष के जननांग को छोड़कर सभी जगह यह पाया जाता है। एडिपोज ऊतक यह शरीर के विभिन्न भागों में निचले स्तर पर सबकुटेनियस पर पाया जाता है। यह ऊतक शरीर के अंगों को चोट लगने से रक्षा करता है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के तापमान को नियमित बनाए रखता है। भोजन न मिलने की स्थिति में यह ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। हमारे शरीर में वसा या वसीय ऊतक शरीर के भार का 20 से 25% तक होता है। यह आँखों के पास, गुर्दों के पास, त्वचा के नीचे, मांसपेशियों के बीच में भूरे रंग का ऊतक यह शरीर में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। स्कैपुला हड्डी में गर्दन के नीचे के भाग में धड़ वाले भाग की बड़ी रक्तवाहिनियों पर यह चढ़ा रहता है। कनेक्टिव टिश्यू में एक आपने पढ़ा एरियोलर एडिपोज, तीसरा पढ़ते हैं फाइब्रस टिश्यू के बारे में। फाइब्रस टिश्यू, यह ऊतक बहुत कठोर व मजबूत होते हैं, इसलिए यह उन अंगों में अधिक पाए जाते हैं जहां ताकत व प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है। लिगामेंट इसी के बने होते हैं। लिगामेंट फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं। हड्डियों की बाहरी आवरण जो हड्डियों की रक्षा करती है वो इसी ऊतक से बनता है, जिसे हम पेरियोस्टेम भी कहते हैं। इसमें मांसपेशियों का आवरण भी बनता है। इससे मांसपेशियों का आवरण भी बनता है जिसे हम फेसिया भी कहते हैं। यह आगे जाकर टेंडन में परिवर्तित हो जाता है। फेसिया आगे जाकर टेंडन में परिवर्तित हो जाता है जो मांसपेशियों को हड्डी से बांध कर रखता है। इस तंतु से ऊतक से मस्तिष्क व गुर्दों की बाहरी रक्षात्मक आवरण भी बनता है। आइए चौथा पढ़ते हैं इलास्टिक टिश्यू। यह ऊतक काफ़ी लचीले होते हैं जिनके कारण यह काफ़ी फैलते हैं और सिकुड़ते भी हैं। रक्तवाहिनियाँ, श्वास नली, नलिकाएं। कार्टिलेज टिश्यू, यह सभी मुलायम ऊतकों में सबसे मजबूत ऊतक होता है। हड्डी के पास इसका नंबर आता है, हड्डी के बाद इसका नंबर आता है। कार्टिलेज में रक्तवाहिनियाँ नहीं होती हैं। कार्टिलेज में रक्तवाहिनी नहीं होती है बल्कि यह एक आवरण से ढका रहता है जिसे हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। कार्टिलेज हमारे शरीर में तीन प्रकार के पाए जाते हैं। तीन प्रकार के कार्टिलेज पाए जाते हैं। सबसे पहले तो यह समझ लीजिएगा, कार्टिलेज टिश्यू जो होता है यह सभी मुलायम ऊतकों में सबसे मजबूत ऊतक होता है। हड्डी के बाद कार्टिलेज का ही नंबर आता है। और कार्टिलेज तीन प्रकार के हैं, एक हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज यह साफ, चिकना और कांच के समान नीलापन लिए हुए श्वेत ऊतक होता है। यह आर्टिकुलेट कार्टिलेज के रूप में हड्डियों के सिरों पर चढ़ा रहता है। जोड़ों के पास यह कार्टिलेज पसलियों को भी स्टर्नम से जोड़े रखता है। यह कार्टिलेज नाक, श्वसन तंत्र, श्वसनली तथा ब्रोंकाइज का कुछ भाग इससे बना होता है। फाइब्रस कार्टिलेज, यह मुख्य रूप से सफ़ेद कार्टिलेज होते हैं। यह कार्टिलेज हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। यह जोड़ने वाली उपास्थि होती है जो कोशिकाओं के मध्य गद्दियों के रूप में पाया जाता है, जिसे हम इंटरवर्टिबल डिस्क भी कहते हैं। यह प्यूबिक सिम्फैसिस हड्डी के जोड़ के पास भी पाया जाता है। यह उन जोड़ों की गुहाओं में पाया जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज, यह पीले रंग का होता है। यह बहुत अधिक लचीला होता है जो दबाने तथा मोड़ने के पश्चात पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। उदाहरण के लिए कान की पाली, एपिग्लॉटिस। तो कार्टिलेज तीन प्रकार के होते हैं, हाइलिन, फाइब्रस और इलास्टिक। हाइलिन जो नीला रंग का लगभग होता है, फाइब्रस जो कि सफ़ेद रंग का होता है, इलास्टिक जो कि पीला रंग का होता है। यह याद रखिए। आइए अब पढ़ते हैं लिम्फॉइड टिश्यू के बारे में। छठा, लिम्फॉइड टिश्यू।
इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिन्हें हम लिम्फोसाइट कहते हैं। यह बहुत अधिक संख्या में होती है। यह लसीदार उत्तक रोग क्षमता प्रदान करने वाले पदार्थों का निर्माण करता है जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। यह उत्तक लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल, अपेंडिक्स तथा छोटी व बड़ी आंत के दीवार पे पाया जाता है। 7वां, म्यूकोइड टिश्यू। यह उत्तक श्लेष्मा म्यूकस द्वारा निर्मित होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बच्चे के नाभि अम्बिका कोड में एक जेलीनुमा पदार्थ रहता है, उसी को म्यूकोइड टिश्यू कहा जाता है। आखिरी 8वां, जिसे कहते हैं ब्लड टिश्यू। आप जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं तो कनेक्टिव टिश्यू 8 प्रकार के होते हैं: एरियोलर, एडिपोज, फाइब्रस, इलास्टिक, कार्टिलेज, लिम्फॉइड, मुकोइड टिश्यू। 8वां, ब्लड टिश्यू, रक्त उत्तक। यह प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बनता है। इसको विस्तार से रक्त नामक शीर्षक में समझाया गया है। मस्क्यूलर टिश्यू, इसको मांसपेशी तंत्र में सविस्तार में समझाया गया है। चौथा, नर्वस टिश्यू। देखिए, टिश्यू 6 प्रकार के होते हैं जिसमें से आप पढ़ चुके हैं एपिथेलियम के विषय में, कनेक्टिव के विषय में। यहाँ मस्क्यूलर को मस्क्यूलर चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे पढ़ाया गया है। नर्वस टिश्यू, तंत्रिका तंत्र स्नायु उत्तकों से बना होता है। स्नायु उत्तक में तंत्रिका कोशिकाएं तथा उन्हें बांध कर रखने वाले विशेष प्रकार के संयोजी उत्तक होते हैं जिसे हम स्नायु बंध भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा आवेगों का संचालन होता है। मानव शरीर में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका पाई जाती हैं, एक सेंसरी, दूसरा मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स जो शरीर से मस्तिष्क तक आवेग को ले जाती है, सेंसरी, और मोटर नर्व्स जो आवेगों की प्रतिक्रिया को मस्तिष्क से शरीर के अंगों तक ले जाती है। 5वां, ग्लैंडुलर टिश्यू। यह वे उत्तक होते हैं जिनकी कोशिका तथा कोशिकाओं का समूह किसी प्रकार का रस या तरल पदार्थ उत्पन्न करते हैं। इन उत्तकों से उत्पन्न रस या तरल पदार्थ शरीर के लिए स्रावी का कार्य करते हैं। इन उत्तकों को हम ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथियां शरीर में अलग अलग अंग के रूप में हो सकती हैं, जैसे यकृत ग्रंथि, अंगनाशय ग्रंथि, पिलहा। यह ग्रंथियां कोशिकाओं की परत में भी हो सकती हैं, जैसे आहार नाल, तथा यह शरीर की गुहाओं में पाई जाने वाली नलिकाकार ग्रंथि होती है। इन सभी ग्रंथियों में रक्त प्रचुर मात्रा में पहुंचता है। इसी रक्त से ये ग्रंथियां उसका उत्पादन का स्राव करती हैं। नोट, यह ग्रंथियां उपकला उत्तक से बनी होती हैं। ग्रंथियां भी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन को बाह्यस्रावी कहते हैं और एंडोक्राइन को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड यह नलिका युक्त ग्रंथि होती है, मतलब कि इसमें नलिका होता है। यह स्राव को नली के द्वारा किसी अंग की एपिथेलियम सतह पर छोड़ती है। जैसे लीवर से कोलेस्ट्रॉल स्रावित होकर छोटी आंतों में पहुंचता है, बाइल स्रावित होकर गॉल ब्लैडर के रास्ते छोटी आंत में पहुंचता है, इसी प्रकार से अंगनाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस, एमाइलेज छोटी आंत में पहुंचता है। देखिए, एक्सोक्राइन जो नलिका युक्त होता है, नली वाला होता है, इसमें एंजाइम हमेशा स्रावित होता है, यह बात याद रखिए। एक्सोक्राइन ग्रंथि नलिका विहीन होता है, इसमें नलिका नहीं होता है, डक्टलेस होता है। जो डक्टलेस होता है उसमें हार्मोन स्राव होता है। इससे निकलने वाला रस का स्राव सीधे रक्त में होता है। इस स्रावी रस को हार्मोन कहते हैं। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हो गए, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, गोनाड्स ग्लैंड आदि। इनको अंतःस्रावी ग्रंथि में भी सविस्तार से समझाया गया है। आइए अब आखिरी टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है स्केलेटल टिश्यू।
टिश्यू 6 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू। आइए स्केलेटल के बारे में पढ़ें। यह शरीर का कठोर ऊतक होता है। मानव शरीर में इस ऊतक के निम्नलिखित कार्य हैं। कंकालीय ऊतक मानव शरीर का ढांचा बनाते हैं। कंकालीय ऊतक स्केलेटल टिश्यू मानव शरीर का ढांचा बनाते हैं, जो शरीर को निश्चित आकार देते हैं। यह शरीर को सीधा रखते हैं। इसके बिना शरीर खड़ा नहीं हो सकता। अस्थियों की संधियों द्वारा ही गति होता है, मतलब हड्डी के जॉइंट्स के द्वारा ही गति होता है। यह शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है। इसमें लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो पाई जाती है, जिसमें लाल रक्त कोशिका आरबीसी का निर्माण होता है। यह ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए स्केलेटल टिश्यू भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, दूसरा हो गया कॉन्सेलियस बोन टिश्यू। तो जो सघन अस्थि ऊतक कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू है, यह ठोस होते हैं। अगर इन्हें गोलाई में काटा जाए तो इसमें वृत्त का डिजाइन दिखाई देता है। इस वृत्त के केंद्र में एक नलिका पाई जाती है, जिसे हैवर्स नलिकाएं कहा जाता है, जिसमें रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां तथा तंत्रिका पाई जाती है, और यहीं पर अस्थि कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। दूसरा कॉन्सेलियस बोन, यह ऊतक जालीदार या स्पंजी होती है। अगर इन्हें आरे या खड़े रूप में काटा जाए तो इसमें हैवर्स नलिकाएं बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान, जो मधुमक्खी के छत्ते के रूप में दिखाई देती हैं। स्पंजी अस्थि ऊतक में हमेशा लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है। स्पंजी अस्थि चपटी अस्थियों में अधिक पाई जाती है, जैसे खोपड़ी की अस्थि, पसलियाँ, कशेरुकाएँ व लंबी अस्थियों के गोल आकार सिरे में 20 से 25% जल होता है तथा 75-80% ठोस पदार्थ होते हैं। यह ठोस पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कार्बनिक, अकार्बनिक। जो कार्बनिक होते हैं ऑर्गेनिक, यह हड्डियों में 25 से 30% होते हैं, जिसमें ऑसिन मायोप्रोटीन होते हैं, और अकार्बनिक इनऑर्गेनिक में यह 50% होता है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस तथा इनके अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम भी निहित रहता है। नोट: हड्डियों का भार शरीर के भार का लगभग 1/6 भाग होता है। हड्डियों का भार शरीर के भार का लगभग 1/6 भाग होता है, जिसका 50% भाग खनिज का बना होता है। शरीर में कुल कैल्शियम 99% भाग हड्डियों में ही होता है। इसको कंकालीय तंत्र में विस्तार में समझाया गया है। तो कुल मिला के टिश्यू जो है, टिश्यू हमारा 6 प्रकार का होता है। इस बात को बस ध्यान रखिए और सबको थोड़ा थोड़ा सा जोड़कर याद रखिए। 6 प्रकार हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, कंकालीय टिश्यू।